Good morning students. Today we will start from chapter 3 fiber to fabric. फाइबर से फैब्रिक को बनाना. तो फैब्रिक मतलब क्लोथ. ठीक है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहले सबसे पहले चैप्टर नेम को. तो फैब्रिक मतलब कोई क्लोथ होगी या कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूअस है. ठीक है, जो किसी और छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है. तो फैब्रिक क्या होगा? फैब्रिक एक थ्रेड होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो लंबी होती है और साथ में ड्यूरेबल रहेगी, स्ट्रॉन्ग होती है, जो आपस में मिलकर किसी एक बड़ी स्ट्रक्चर को तैयार करती है, जिसे हम कहते हैं क्लोथ. आप घर पर एक क्लोथ पीस को कट कर सकते हो और कट करके उसके अंदर आने वाले छोटे छोटे क्लोथ को हम क्या कहेंगे? फैब्रिक. ठीक है, और क्लोथ में से जब आप देखोगे छोटे छोटे थ्रेड अलग होते जाते हैं. ठीक है, वो थ्रेड कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में बने होते हैं. सपोज कीजिए ये कुछ वर्टिकल थ्रेड्स है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से ये इसके जस्ट अपर साइड है और ये उसके बिलो साइड मतलब नीचे की तरफ बने होते हैं. ठीक है, इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर तैयार की जाती है. ठीक है, यानी कि कुछ वर्टिकल थ्रेड्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल थ्रेड में एक इसके अपर साइड लेते हैं, दूसरा इसके दूसरे वाली साइड से इसको नीचे की तरफ से लेते हैं, देन ऊपर से लेते हैं, देन नीचे से. ठीक है, इस तरीके से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिससे क्या होता है एक पूरा कंप्लीट क्लोथ बनता है. तो ये सारे फाइबर्स होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर रेडी होती है इसे हम कहते हैं फैब्रिक. ठीक है, अब फाइबर हमें किससे मिलता है? तो फाइबर हमें दो चीजों से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से. तो एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? तो कुछ इस तरह के थ्रेड वाले स्ट्रक्चर जो हमें एनिमल से मिलती है, उसके लिए आप सोच सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा शिप. ठीक है, वूलन कपड़े पहनते हो ना, वूल मतलब ऊन. ठीक है, और वुलन क्लोथ्स आप कब पहनते हो? विंटर में. तो जो वुलन क्लोथ के स्वेटर वगैरह तैयार किए जाते हैं वो किससे प्रिपरेशन होती है? उसकी वूल से होती है. और वो वूल कहाँ से आता है? शिप्स से आता है. यानी कि शिप हमें फाइबर देती है ना, और उसी फाइबर को मिलाकर हमने ऊन यानी कि धागे जैसी एक स्ट्रक्चर तैयार कर ली, थ्रेड तैयार कर लिया. उस थ्रेड की नीटिंग करके, नीटिंग मतलब बुनाई, नीटिंग करके हमने क्या बना लिया? स्वेटर. तो इस तरीके से फाइनली हमें वो जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर थी, ये हमें किससे मिली? ये हमें एनिमल से मिली. शिप इसलिए कौन सा फाइबर हो गया? एनिमल फाइबर. तो ऐसे जितने भी फाइबर हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो सारे कहलाते हैं एनिमल फाइबर. और ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो कहलाते हैं प्लांट फाइबर. ओके, सो आपके बुक में कुछ इमेजेस गिवन है, कुछ ऐसे एनिमल जो फाइबर हमें देते हैं, जैसे कि ये लामा. ठीक है, अल्पासा. ये दोनों साउथ अफ्रीकन ब्रीड है. ये यहाँ पर नहीं पाई जाती इंडिया में, ये साउथ अफ्रीका में साउथ अमेरिका में पाई जाती है. ठीक है, साउथ अमेरिका में इनके थ्रू इनकी स्किन को कट करके इसके ऊपर जो वूल है ना, ये कट करके इसका यूज फाइबर बनाने में किया जाता है. हमारे इंडिया में कुछ हिली एरियाज है और कुछ बोल सकते हैं कि शीप और गॉड तो हमें ऑटोमेटिक आपने देखा होगा आसपास मिल ही जाती है देखने को. याक है, या वो रैबिट, एंगोरा रैबिट होता है, एक बहुत ज़्यादा गफी होता है वो, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर पाए जाते हैं. और कैमल होता है, कैमल तो आपने डेजर्ट में देखा होगा. शिप और गॉड तो आपने नॉर्मली लैंड पर देखी होगी. और जो कुछ ऐसे आइसलैंड वाले एरिया होते हैं, ठीक है, और जो बहुत कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पर इस तरह की एंगोरा गॉड पाई जाती है. ये बकरी है, ये गॉड है, बट इसके फर आप देख सकते हो ना, ये कौन से रीजन में पाई जाने वाली है? जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फीला इलाका होता है, मतलब बहुत बर्फ गिरती है. ठीक है, तो ज़्यादा कोल्ड रीजन में ये पाई जाने वाली होती है. ठीक है, और ये भी याक भी वहीं पाई जाती है. तो यहाँ पर इन लोगों की रियरिंग की जाती है. रियरिंग मतलब पालना. इन्हें पाला जाता है और इन्हें पालकर इनसे जो इनकी जो बॉडी पर वूल बनता है उसकी कटिंग करके मार्केट में सेल किया जाता है ताकि उसका फाइबर बन सके, देन फाइबर से फैब्रिक बन सके. ठीक है, और जो इनके पूरी बॉडी के ऊपर एक कोट की तरह इन्होंने पूरा कवर अप कर रखा है. ठीक है, जैसे आप किसी शीप को देखोगे तो उसके ऊपर जो फर का एक कोट है, फर बोल सकती हूँ या फिर हेयर्स का कोट जो बोल सकती हूँ, जो पूरी बॉडी पर हेयर्स का एक कोट है उसे हम कहते हैं फ्लीस. ठीक है, अब ये वर्ड माइंड में रखिएगा, FLEECE, फ्लीस.
जो उनके ऊपर हेयरी कोट पाया जाता है ना उनकी पूरी बॉडी पर, वो फ्लीस कहलाता है। ठीक है, फ्लीस दो तरीके से बनता है, एक तो सॉफ्ट अंडर हेयर जो बॉडी के बिल्कुल क्लोज है, मतलब सपोज कर लो उनकी बॉडी है, उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है वो भी दो टाइप के होते हैं। हेयर्स को मैं फ्लीस बोल रही हूँ। ठीक है, पूरी बॉडी किससे कवर अप होती है उनकी, फ्लीस से, और वो फ्लीस टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी से जस्ट कनेक्ट होते हैं स्किन से, कुछ इस तरीके से। ये सपोज कर लो यहाँ की स्किन है, उस स्किन पे कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो ज़्यादा बाहर की तरफ हमें नजर नहीं आते। ठीक है, तो ये कोर्स हेयर कहलाते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं जो स्किन से क्लोज होते हैं। तो ये आपके दो टाइप की वन है, सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, यानी ये छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर्स है, बहुत सॉफ्ट और पतले जो स्किन से बिल्कुल पास में होते हैं, बाहर की तरफ छोटी होते हैं। और दूसरा टाइप है कोर्स ब्रीड हेयर। कोर्स ब्रीड हेयर मतलब जो बड़ी साइज के हेयर्स होते हैं जो आपको बाहर नजर आते हैं, इन्हीं के बीच में ग्रो करते हैं वो। यानी कि जब आप फ्लीस को देखोगे या मतलब गॉड को देखोगे, शीप को देखोगे, तो आपको ये वाले हेयर्स नजर आते हैं जो बड़ी साइज के। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए, एक तो अंदर वाले छोटे छोटे जो सॉफ्ट हेयर है, ठीक, जो इन्हीं के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, और एक वो जो बड़ी बड़ी साइज के जिसे कोर्स ब्रीड कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। अब इन दोनों का यूज अलग अलग है। जब आप इसकी कटिंग करते हो ना, यहाँ से शिप की बॉडी से जब ये फर को काटते हो, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे वाले ये भी कट जाते हैं और बड़े वाले हेयर्स भी कट जाते हैं। फिर दोनों की वैरायटी को अलग कर लेते हैं, बड़े हेयर्स को यानी कि बड़ी फ्लीस को अलग करेंगे और ये छोटे वाली फ्लीस को अलग कर लेते हैं, और इनका पर्पस अलग अलग हो जाता है। मतलब दोनों से फैब्रिक बनता है, पर छोटे वाले छोटी फैब्रिक या कुछ डिफरेंट टाइप का फैब्रिक बनाते हैं, तो बड़े वाले बड़े टाइप का मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इनका पर्पस अलग हो जाता है। इसके अलावा एनिमल फाइबर कहाँ से मिलता है? इसके अलावा एनिमल फाइबर सिल्क वॉर्म से मिलता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म एक एनिमल है, तो आपने पढ़ा होगा उसकी बॉडी से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता रहता है, सीक्रेट होता रहता है। तो वो क्या करता है सिल्क वॉर्म, जब उसकी बॉडी से, ये सिल्क वॉर्म है और इसकी बॉडी से जो स्टिकी सब्सटेंस निकलता रहता है, सिल्क वॉर्म लगातार रोटेट होता रहता है। वो जो सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस, वो इस तरीके से जब ये गोल गोल घूमता रहता है, तो वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो उसके आसपास एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, और जब वो इस तरीके से जाला बना लेता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लेता है, और पैक करने के बाद इंडस्ट्री में या फिर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो जब ये अंदर प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है, ये मोथ बन जाती है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तब ये इससे बाहर आ जाता है, और ये जो बची हुई स्ट्रक्चर होती है ये इस तरह वाली, ठीक है, इसे हम प्रॉपर सीधा करके इसका यूज कर लेते हैं सिल्क क्लॉथ बनाने में। आपने सिल्क के क्लॉथ सुना होगा, बहुत महंगे होते हैं। तो सिल्क क्लॉथ महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि उसका रीजन होता है, यहाँ पर जब सिल्क का जो लावा होता है वो अपने आसपास ये स्ट्रक्चर बनाता है, अपनी बॉडी से निकलने वाले एक स्टिकी सब्सटेंस से वो इस तरह से जाला बना लेता है, और वो जाला भी व्हाइट कलर का होता है जो कि सिल्क के फाइबर्स होते हैं। और वही सिल्क के फाइबर जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो इसे कुकून कहते हैं। ठीक है, इस कुकून से बाहर आ जाता है, और कुकून से बाहर आता है तो ये जो सिल्क वॉर्म है ये तो मोथ बन चुकी, इसके ये कंप्लीटली मैच्योर हो गई है। अब ये अपने एग लेइंग प्रोसेस करेगी, ये अपने एग देगी, और इसी तरह इस एग से छोटे छोटे कैटरपिलर बाहर आते रहेंगे, और फिर कैटरपिलर अपने आसपास कुकून बनाएंगे, फिर वो मैच्योर होते जाएंगे, ये प्रोसेस चलती जाती है। तो इस केस में जितने भी कुकून्स बनते हैं, तो इनके बाहर आने के बाद ये कुकून का क्या किया जाता है, इसको सीधा करके इसका फाइबर सिल्क के क्लॉथ बनाने में यूज होता है। तो इसलिए सिल्क क्लॉथ बहुत ही महंगे होते हैं। तो सिल्क वॉर्म में क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल इससे मिलने वाला जो सिल्क है, सिल्क फाइबर है, वो क्या कहलाता है, एनिमल फाइबर। तो यहाँ हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। ठीक है, क्योंकि वूल हमें इतने सारे एनिमल से मिलता है, गॉट स्पेशली शिप, और शिप में भी वैरायटीज होती है, गॉट में भी वैरायटीज होती है, जैसे एंगोरा गॉट, एंगोरा रैबिट, रैबिट में भी वैरायटी होती है। जो हमें फर देते हैं ना, उनमें एंगोरा गॉट और एंगोरा रैबिट है। ठीक है, और ये शिप में एक और वैरायटी है लामा और अल्पाका। ठीक है, जो कि हमारा साउथ अमेरिका वाली
है। और ये जनरली वूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वूल क्या होता है? वूल के एक थीक यानी कि मोटा सा एक कोट की तरह, ठीक है, पूरी बॉडी का एक कवर होता है किसी भी शिप का, ठीक है। शिप के लिए वो वूल नहीं है, शिप के लिए तो क्या है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले एक जैकेट या हेयर से बना हुआ एक प्रोटेक्शन लेयर है जो उसकी बॉडी पर है, ठीक है। वो उसे ठंड से बचाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में उसकी बॉडी को जो अंदर बॉडी की हीट होती है वो इवापोरेट हो जाएगी। इवापोरेट होने से क्या होगा, आसपास की सराउंडिंग में वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ठंड से बचाने के लिए विंटर सीजन में ये वूल बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वूल के जो वूल है ना, इस वूल के बीच में एयर पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। और एयर पार्टिकल क्या करते हैं, इसकी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। इस प्रकार विंटर सीजन में न बाहर की ठंड इनकी बॉडी के अंदर आ सकती है और बाहर ना अंदर बॉडी की हीट बाहर जा सकती है। तो इस तरीके से ये शिप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी उनके वूल बहुत ही यूजफुल होते हैं। यानी कि हमने सुना होगा कि शिप को बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के जो फ्लीस है वही उन्हें बचाते हैं, ठीक है। नाउ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। तो शिप को पालना रियरिंग कहलाता है। रियरिंग मतलब शिप का प्रॉपर आप फूड अरेंजमेंट कीजिए, शेल्टर अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है। और उन्हें प्रॉपर घुमाना, टाइम टू टाइम उन्हें, जनरली वो क्या है, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस से मतलब उनका फूड क्या होना चाहिए, ग्रीन प्लांट, तो उसे चराना, ठीक है। तो ये सारे काम करना कहलाता है रियरिंग। यानी कि आप शिप को कहीं एक जगह सेफ एरिया में बंद करके रख सकते हो, उन्हें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी प्रॉपर वॉशिंग करना, उन्हें नहलाना, उन्हें प्रॉपर टाइम पर फूड अवेलेबल करवाना। फूड में वो क्या खाती है, ग्रास, क्योंकि वो हर्बीवोरस होती है। तो आपने देखा भी होगा कई सारी शिप और बोट को जहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन उन्हें चराने निकलता है उसे बाहर फूड का अरेंजमेंट करवाता है, उन्हें घुमाता है और रिटर्न अपने घर पे लाकर प्रॉपर शेल्टर के अंदर रख देता है, ठीक है। तो वो कहलाता है शेपर्ड, है ना। यहाँ पर एक टर्म दिया है, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शिप इज कॉल्ड अ शेपर्ड। जो शिप की देखभाल करता है, जो रियरिंग करता है शिप की, वो कहलाता है शेपर्ड, ठीक है। शिप हर्बीवोरस होती है, इसलिए उन्हें ग्रास वगैरह खाने की आदत होती है। उसके अलावा वो दाल खाती है, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ठीक है। और जैसे कि ऑयल केक्स का मतलब होता है जब ऑयल के सीड्स होते हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है, उस सीड में से ऑयल निकालने के बाद जो बचे हुए सीड्स होते हैं वो शिप खाती है, और मिनरल्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा विंटर सीजन में ज़्यादातर जो उसे ना ग्रेन्स और लीव्स खाने की आदत होती है, ठीक है। और ड्राई फोडर मतलब सूखा हुआ खाना खाने की आदत होती है। तो एनिमल की इस तरह से ब्रीडिंग करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, ताकि ऐसा करने से जनरली हमें पता है कि हम उनकी केयर अच्छी करेंगे तो वो एनिमल की लाइफ भी बढ़ेगी और उनसे जो हमें चाहिए, हमारा जो पर्पस है वो भी पूरा होता है। आपने देखा होगा शिप की ब्रीडिंग भी की जाती है। ब्रीडिंग मतलब जब एक वैरायटी की शिप को दूसरी वैरायटी की शिप के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उनसे होने वाली जो उनकी ऑफरिंग या नई शिप संतानें होगी, ठीक है, उनकी ऑफरिंग्स में दोनों के कैरेक्टर आते हैं। तो इस तरीके से हम शिप की ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बहुत दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली नई शिप भी मिल जाती है। और वो नई शिप जो होती है उनमें दोनों के प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं उनकी ब्रीडिंग, ताकि हमें जो डिजायर्ड लेवल में उनकी बॉडी से फ्लीस है वो भी मिल सके, ठीक है। क्योंकि ब्रीडिंग अच्छी होगी और नई शिप जो बन रही है, दोनों अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की शिप्स हैं, ठीक है, उनकी जो ऑफरिंग हो रही है उनमें दोनों के कैरेक्टर हैं। तो कई बार ये भी होता है, ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ताकि उससे उनकी एक तो मिल्क गिविंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई इलाकों में उनका मिल्क भी यूज होता है। दूसरी चीज़ है कि जो नई वैरायटी बनी है उसके जो वूल है उनकी बॉडी बनाने वाले, हो सकता है उस वूल में चेंज आ जाए, वो वूल की क्वालिटी अच्छी मिले जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उससे नई वैरायटी का वूल अवेलेबल हो जाएगा, और नई वैरायटी के वूल अवेलेबल होने के कारण हमेशा नई के फीचर्स कुछ अलग ही होंगे। जो पुरानी दो के फीचर्स थे उससे कुछ नया फीचर्स वाला बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हाई यील्डिंग ब्रीड्स वाली जो शिप है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और उनकी बॉडी के जो वूल होते हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, जिससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है। नाउ
अब आपको नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि शिप से वूल को कैसे गेन किया जाता है। मतलब आपकी नजर, मैंने कहा कि शिप है, शिप के वूल होते हैं और आप उसको कट करो, सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसके बाद इस वूल का यूज कैसे करना है, इस वूल से कंप्लीटली फैब्रिक तक पहुंचना, यानी कि शिप के बॉडी से वूल की कटिंग करने से लेकर उस वूल का इंडस्ट्री में जाना, उस वूल के थ्रेड बनना, ठीक है, और थ्रेड बनने से लेकर फैब्रिक बनने तक की पूरी प्रोसेस ये आपको इसकी बुक में गिवन है। ठीक है, इस बुक में आपको गिवन है जो टोटल 6 स्टेप में इसकी कंप्लीट होती है, पर हम यहाँ पर 7 स्टेप कंसिडर करेंगे क्योंकि लास्ट स्टेप होती है आपकी नीटिंग, जिसमें आप कपड़े को बुनते हो, देन सिल्क की लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ, आप लोग इसे रीड कीजिएगा। शेयरिंग आपकी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है कि जो इस तरीके से शिप की बॉडी जो होती है उसके ऊपर से यहाँ पर ब्रेड्स के थ्रू या मशीन के थ्रू भी आप इसकी पूरी बॉडी का एक प्रॉपर कवर, पूरा कोट बोलते हैं जिसको, है ना, ये पूरे फ्लीस को रिमूव कर दिया जाता है। तो शेयरिंग का मतलब ही होता है किसी भी शिप की या गॉड की बॉडी से उसके पूरे फर को या फ्लीस के कोट को हटाना। आप देख सकते हो ना यहाँ पर किस तरीके से उसने पूरा कोट एक साथ रिमूव कर दिया है। ठीक है, और अब ये सारे वूल का कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण एक और चीज़ है कि जब आप इसे कट करते हो तो इससे शिप को कोई हर्ट नहीं होता, यानी कि आप जस्ट उसके हेयर कट कर रहे हो। आपने खुद ने देखा होगा ना कि आप जब अपने हेयर कट कराने जाते हो तो उससे आपके हेयर से आपको कोई पेन नहीं होता। ठीक है, सेम उसी तरह शेयरिंग भी एनिमल को हर्ट नहीं करती। जस्ट हम क्या करते हैं, उसके जस्ट अपर मोस्ट पार्ट से उसके जो हेयर्स होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, है ना, तो हटा देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विंटर सीजन में ये जो वूल है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये बॉडी को अंदर बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकता है, ताकि विंटर सीजन में उन्हें ठंड भी नहीं लगती, उन्हें ठंड जैसा फील नहीं होता। और लेकिन अगर यही चीज़ अगर समर में की जाए, उनके हेयर है तो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस तो होते रहेंगे, जैसे हमारे हेयर ग्रोथ करते रहते हैं वैसे उनके हेयर भी ग्रोथ करते रहेंगे। लेकिन समर सीजन में अगर इसी तरह हेयर्स का फ्लीस रहेगा तो क्या होगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और उसी से उन्हें बचाने के लिए इतनी तेज़ धूप में उन्हें और ज़्यादा अगर वूल के कारण गर्मी लगेगी, तो आप लोग जैसे किसी भी समर सीजन में अगर आपको वुलन कोट पहनने को कहा जाए, आपको विंटर क्लोथ पहनने को कहा जाए, तो आप पहन सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि आप और ज़्यादा गर्मी फील करोगे। सेम उसी तरह इनकी बॉडी पर भी ये वूल को हटाना ज़रूरी होता है। तो स्पेशली शेयरिंग कब की जाती है? जब समर सीजन होती है, क्योंकि पूरी विंटर सीजन में जो हेयर की ग्रोथ हो जाती है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है उनकी बॉडी पर। ठीक है, तब तक उन्हें नहीं हटाया जाता, और फिर समर सीजन में उन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वापस समर के बाद उनके हेयर फिर से ग्रोथ होते हैं और फिर से उन्हें विंटर सीजन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और समर सीजन में उन्हीं की अच्छाई के लिए उन्हें समर फील ना हो, गर्मी फील ना हो, इसीलिए हम उसे हटा देते हैं, जिससे हमारा भी प्रॉफिट हो जाता है, उसे सेल करके मार्केट में अर्न कर सकते हैं, और दूसरा है कि उन लोगों के लिए यानी शिप्स जो रहेगी उन्हें भी बेनिफिशियल होता है। दूसरा है स्कोरिंग। स्कोरिंग यानी कुछ इस तरह की प्रोसेस। देखो, अब ये जो वूल आया है ना, ये वूल ये गया इंडस्ट्री में, ये जितना भी वूल शेयरिंग से निकाला ना वो सारा वूल इंडस्ट्री में चला गया। अब होता क्या है कि जो शिप होती है ये वैसे ही ओपन एरिया में रहती है, तो इनके ऊपर कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया ये जो वर्कर्स होते हैं इनके लिए हार्मफुल होते हैं, और उसे फाइबर बनाने से पहले उस वूल की गंदगी, जैसे इसके ऊपर बहुत सारा मड होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हटाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग मतलब इस फ्लीस को, ये जितना भी फ्लीस आया है बहुत सारा, इस सारे फ्लीस को इस तरीके से डिटर्जेंट के अंदर धोया जाता है। ठीक है, इस तरह से पानी में गला कर रखा जाता है, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये सारा फ्लीस मशीन के थ्रू धुलाई हो रही है। यहाँ पर पर्सन के थ्रू हो रही है और यहाँ पर मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि उस फ्लीस से जो डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, छोटे छोटे ग्रीस यानी उनकी बॉडी से निकलने वाला स्टिकी सब्सटेंस है, ये सबको हटाकर बिल्कुल प्रॉपर क्लीन करना स्कोरिंग कहलाता है। थर्ड है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि इसी के अंदर डिफरेंट लेंथ के हेयर है, जो ज्यादा बड़े हेयर्स होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, जो अंदर छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हें अलग कर लिए जाते हैं, उसके अलावा कोई मीडियम साइज के हेयर होते हैं उन्हें भी हम
अलग कर लेते हैं। तो ये सॉर्टिंग का मतलब होता है जो आपने फ्लीस रेडी किया है वॉश करके प्रॉपर, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्लीस को अलग अलग क्वालिटी के, लेंथ के साथ साथ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो शिप होती है ना, इसमें कुछ शिप ऐसी होती है जो जिनकी स्किन वाइट कलर की होती है, ठीक है, जिनके पर वाइट कलर के होते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनके क्रीम शेड के होते हैं, तो हमें उन्हें भी अलग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वालिटी वाइज वूल को अलग करते हो। कुछ वूल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, कुछ के जो थ्रेड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, जबकि कुछ ऐसी शिप्स भी होती है जिनके जो थ्रेड्स होते हैं, ये फ्लीस होता है, वो बहुत ही छोटा छोटा और हल्का पतला सा होता है जो इजीली ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से क्वालिटी वाइज हम उसे सॉर्टिंग मतलब छांटना, हम वूल की क्वालिटी वाइज उसे अलग अलग कर लेते हैं। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघा करना। जैसे आप अपने बालों को कंघा करके सुलझाते हो ना, तो आपने जो बहुत सारा पीस ले रखा है उसको प्रॉपर कॉम्बिंग करोगे। कॉम्बिंग करने से क्या होता है, एक तो जो बड़ी साइज के हैं वूल है वो ऑटोमेटिक हट जाते हैं, छोटी साइज वाले ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं, प्लस वो सुलझ जाना, वो आपस में मर्ज होते हैं तो उससे उलझे हुए रहते हैं, कॉम्बिंग करने से वो सुलझ भी जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ पर ले रखा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बुर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग, ठीक है। और ये बर्स का मतलब होता है छोटी छोटी नोट, ठीक है, यानी कि गठाने। जब वो हमारे हेयर्स में हमने देखे होंगे कि कई बार कॉम्बिंग क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हमारे हेयर्स के बीच में छोटी छोटी नोट पड़ जाती है, बर्स पड़ जाती है, जिसे हमें हटाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर फ्लीस को प्रॉपर सीधा करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर थ्रेड बनाना है ना, हमें इस तरह से सीधे सीधे थ्रेड बनाना है, इसलिए हम इसे प्रॉपर क्या कर लेते हैं, कॉम्बिंग कर लेते हैं। कॉम्बिंग करने से इनके बीच में होने वाली छोटी छोटी नोट क्लियर हो जाती है। देन डाइंग, उसके बाद हम कलर करते हैं। डाइंग का मतलब होता है कलर करना, यानी कि देखो मार्केट में आपने देखा होगा वूल जो आता है, वुलन स्वेटर्स, वो अलग अलग कलर में आते हैं। तो एक्चुअली गॉड से जो या शिप से जो मिलने वाला वूल है वो क्रीम होता है, ग्रे होता है या वाइट होता है, ठीक है, ये तीन ही शेड में मिलता है। लेकिन जब हमें इसको कोई कलर वाला क्लोथ बनाना है तो उससे पहले हम क्लोथ पर कलर नहीं करते, हम उसके थ्रेड पर कलर करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बार जो फ्लीज हमने कॉम्बिंग की उसके बाद उसे कलर किया जाता है जैसा हमें चाहिए, डिजायरेबल कलर, जैसे कि पिंक है, रेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डिजायरेबल कलर करके थ्रेड को कलरफुल बना सकते हो। देन स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग मतलब ये जो छोटे छोटे थ्रेड होते हैं इनको आपस में ज्वाइंट करके इनकी एक सीक्वेंस बना के इन्हें बड़े बड़े थ्रेड में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने घर पे कॉटन देखी होगी ना, जब आप कॉटन लेते हो, रुई, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे फाइबर्स है रुई के अंदर, ठीक है। जब आप उसे उसकी बत्ती बनाते हो तो जब आप उसमें रुई को लिया तो आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐड करके उसको लॉन्ग चेन के थ्रू आप उसे बड़ा बनाते जाते हो, ठीक है। अब उसमें आप और ऐड करते जाओ और उसे इस तरीके से प्रेस करके रोल करते जाओ, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप उसे ऐड करते जा रहे हो, प्रेस करते जा रहे हो, उसकी स्ट्रक्चर लॉन्ग थ्रेड की तरह बनती जा रही है। सेम वही प्रोसेस कहलाती है स्पिनिंग। मतलब यहाँ पर आप इन छोटे छोटे हेयर्स को लेते हो और इन हेयर्स को आपस में कंबाइन करके इनकी लॉन्ग चेन बना रहे हो। बट यहाँ पर जो मैंने आपको कॉटन वाला एग्जाम्पल दिया वो घरेलू एग्जाम्पल है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साइज की चेन बना लेते हैं कॉटन से। बट यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े थ्रेड बनाने, इतने कि उसके बंडल में उसे लपेट सकते हो, ठीक है। तो इतने लंबे थ्रेड बनाने के लिए मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है, और उसे कहते हैं हम यार्न, ठीक। जब हम छोटे छोटे फाइबर्स को इस तरीके से मर्ज कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हो ऐसे छोटी छोटी थ्रेड को मर्ज करते हैं और आपस में मर्ज करके इस तरीके से चेन बना लेते हैं। इसे प्रॉपर प्रेस कर देंगे तो ये पूरा एक सिंपल थ्रेड की तरह बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत पतला थ्रेड बनता है, बहुत ही, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यार्न। अब देखो ये आपका फाइबर था, अब फाइबर से यार्न में कैसे बनाना है, ऐसी एक और चेन ले लेते हैं जिसको हमने छोटे छोटे हेयर से मिलकर बनाया और इसे प्रेस कर दिया। ऐसा करने से ये लंबा थ्रेड, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे फाइबर्स बने थे इन्हें आपस में ट्विस्टिंग करना है, मतलब कुछ इस तरीके से। प्रॉपर नहीं हो पा रहा बट आप देख सकते हो इस तरह से हम ट्विस्टिंग कर देते हैं और ट्विस्टिंग करने से उसे प्रॉपर रोल कर देते हो। आपके घर में कोई भी कॉटन क्लोथ हो या किसी भी टाइप का क्लोथ हो उसमें से आप एक थ्रेड निकालिए, एक यार्न निकालिए, ये कहलाता है यार्न, ठीक है। उस यार्न को निकाल के उसे और खोलने की कोशिश करो, ठीक है। नॉर्मली कोई थ्रेड लेकर थ्रेड को और खोलने की कोशिश करो, तब आप ये स्ट्रक्चर समझ पाओगे कि जब आप इस प्रॉपर एक आपके सामने ये एक ही थ्रेड है तो
इसको आपने यार्न बोला है, लेकिन जब आप इसको खुद को सुलझाओगे तो ये अंदर कुछ इस तरह से आपस में ट्विस्ट करने में बना हुआ है। ट्विस्ट मतलब छोटे छोटे फाइबर की ट्विस्टिंग करने से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टिंग करके यार्न तैयार किया जाता है। ठीक है, और यार्न जो बनता है वो आपका ओरिजिनल थ्रेड है, जिसके बाद आप क्या बना लेते हो, फैब्रिक। ठीक है, अब इसी यार्न की ये सारे यार्न है जिसकी आप प्लीटिंग करते हो, उसमें से कुछ हॉरिजॉन्टली और बचे हुए वर्टिकल अरेंज करके इसको प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर लेकर इसकी नीटिंग की जाती है। तो इस तरीके से हम फाइबर से क्या बना लेते हैं, फैब्रिक। ठीक है, और वुलन की बात कर रहे हैं यानी कि इसके क्या बनते हैं, स्वेटर, शॉल। ठीक है, और अदर जैसे कि सॉक्स बन सकते हैं, ग्लव्स बन सकते हैं। ठीक है, कैप्स बन सकती है, तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के आप बना सकते हैं। ठीक है, देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिल्क के बारे में, सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से किसी सिल्क के एग से प्रॉपर सिल्क हम गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी सिल्क की लाइफ साइकिल है, देन प्रोसेस है कि कैसे हम सिल्क फाइबर बनाते हैं और उससे क्लोथ बनाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।